सो हेलो हाय, क्या हाल चाल एवरीवन। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। तो भैया आ गया है सोशल साइंस का एग्जाम और बच्चे हैं परेशान हिस्ट्री को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में शॉर्ट सेशन के अंदर हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री फटाफट यहां पर रिवाइज करेंगे एंड मैं मेक श्योर करता हूं कि अगर तुमने ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो किसी भी हिस्ट्री के चैप्टर में कोई भी डेट, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट तुमसे मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। तो देखिए क्या है कि कहानी की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी में, जब हम देखते हैं कि 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर हमें रेवोल्यूशन होता हुआ देखने को मिला। इस रेवोल्यूशन ने पूरे के पूरे यूरोप को इंस्पायर करा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज को लेकर के। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1792 से 1799 के दौरान नेपोलियन का राइज हमें होता हुआ देखने को मिला, किधर, फ्रांस के अंदर। आगे चल करके नेपोलियन 1804 में फ्रांस का एम्परर बनता है। फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी लोगों से वो छीन ली जाती है और हम देखते हैं कि 1804 में ही नेपोलियन एक कोड इंट्रोड्यूस करता है जिससे काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फ्रांस के अंदर करे जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फ्रांस की आर्मी नेपोलियन की लीडरशिप में ये जितने भी रिफॉर्म्स थे उनको यूरोप के अलग अलग एरियाज में स्प्रेड करती है और जो फ्रेंच आर्मी थी उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। साथ ही साथ होता क्या है कि नेपोलियन धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है, आस पड़ोस के देश उससे परेशान होने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि 1814 के अंदर एक नेपोलियन का डाउनफॉल हमें शुरू होता हुआ देखने को मिला और फाइनली 1815 के अंदर हम देखते हैं कि बैटल ऑफ वाटरलू हमें होती हुई देखने को मिली, जहां पर नेपोलियन हार जाता है। इसके बाद 1815 के अंदर ही कांग्रेस ऑफ वियना, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वियना भी कहते हैं, ऑस्ट्रिया की लीडरशिप के अंदर हमें साइन होती हुई देखने को मिलती है, जहां पर यूरोप के अंदर दोबारा से मोनार्कीज को रिस्टोर कर दिया जाता है। जो कंजर्वेटिव सिस्टम था उसे दोबारा से ला दिया जाता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि फ्रांस के आसपास के जो बॉर्डर्स थे, जो बाउंड्रीज थे, उनको रीड्रॉ करा जाता है और एक तरीके से फ्रेंच एक्सपेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। इसके बाद होता क्या है कि जैसे जैसे कंजर्वेटिज्म फ्रांस के अंदर रिस्टोर करा गया, यूरोप के अलग अलग हिस्सों में दोबारा से लाया गया, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें यहां पर राइज होती हुई देखने को मिली। सीक्रेट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं पूरे यूरोप के अंदर और आगे चल करके उन्हीं सीक्रेट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की वजह से अलग अलग हिस्सों में रेवोल्यूशंस भी हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। तो 1830 की अगर हम यहां पर बात करें तो हमें फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, ग्रीस हर जगह पर रेवोल्यूशन होता हुआ देखने को मिला और शुरुआत हमेशा की तरह कहां से हुई, फ्रांस से हुई। फ्रांस के अंदर हम क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश कर दिया गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बेल्जियम के अंदर भी हमें एक रेवोल्यूशन देखने को मिला और बेल्जियम क्या होता है, नीदरलैंड से आजाद हो जाता है। साथ ही साथ पॉलिश रीजन की अगर हम यहां पर बात करें तो वहां पर भी हमें नेशनल अपराइजिंग होती हुई देखने को मिली रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। इसके अलावा ग्रीस की अगर मैं बात करूं तो 1821 से ही ग्रीस के अंदर ऑलरेडी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था और फाइनली हम देखते हैं कि भैया आगे चल करके 1832 में विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या होता है कि जो ग्रीस है वो आजाद हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसी दौरान जो मजीनी थे इटालियन यूनिफिकेशन के लिए जो काम कर रहे थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी जो थे, वो लगातार क्या करते रहते हैं, सीक्रेट एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते रहते हैं। तो 1831 के अंदर यंग इटली उन्होंने फाउंड करी, कहां पर, मर्साई शहर के अंदर, और 1834 में यंग यूरोप उन्होंने फाउंड करी, कहां पर, बर्न शहर के अंदर। तो जब बात आती है ग्युसेपे मजीनी की तो इन भाई साहब ने दो सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड करा, पहली थी यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप। आगे चल करके हम देखते हैं कि जो लिबरलिज्म का आइडिया था वो पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड करा जा रहा था और इकोनॉमिक लिबरलिज्म को प्रमोट करने के लिए 1834 के अंदर हम देखते हैं कि ज़ोल्वरिन का फॉर्मेशन करा जाता है विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रोशिया। तो इस तरीके से ये सब चीजें ठीक ठाक तरीके से यूरोप के अंदर हमें चलती हुई देखने को मिल रही थी। लगातार लोग जो डिमांड कर रहे थे अपने अधिकारों को लेकर के, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक हार्डशिप्स पूरे यूरोप के अंदर हमें देखने को मिल रही थी और हम फाइनली क्या देखते हैं कि 1848 का समय आता है जहां पर काफी सारे रेवोल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआत होती है वहीं फ्रांस से। फरवरी 1848 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें होता हुआ देखने को मिला, मोनार्की को हटा दिया गया और एक तरीके से फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो जो राजा था लुई फिलिप, जिसको 1830 के अंदर एस्टैब्लिश करा गया था, उसको हटा दिया गया और 1848 के अंदर फ्रांस यहां पर पूरी तरीके से क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। इसके अलावा इसका इंपैक्ट हमें
यूरोप के अलग अलग रीजन्स के अंदर देखने को मिला। जैसे अगर जर्मनी की बात करें तो मई 1848 के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हमें यहां पर मिलती हुई देखने को मिली, सेंट पॉल चर्च के अंदर। यहां पर मिडिल क्लास लोगों ने कोशिश करी कि क्यों ना हम मिलकर के क्या करें, जर्मन रीजन को यूनिफाई करें, बट प्रोशिया ने उसके इनिशिएटिव को ठुकरा दिया और एक तरीके से डिसबैन कर दिया गया। इटली और ऑस्ट्रियन रीजन के अंदर भी अलग अलग जगहों पर हमें ये इस तरह के छोटे मोटे अपराइजिंग्स होते हुए देखने को मिले। आगे चल करके हम देखते हैं कि जो इटालियन रीजन था, जर्मन रीजन था, वहां पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें काफी तेजी के साथ बढ़ती हुई देखने को मिली और उसका इंपैक्ट, उसका रिजल्ट हम यहां पर क्या देखते हैं कि जब बात आती है इटली के यूनिफिकेशन की तो 1859 में सार्दिनिया पिडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट केवर और वहां के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, वो क्या करते हैं, जो इटालियन रीजन था 7 स्टेट्स में बटा हुआ, उसको यूनाइट करने की कोशिश यहां पर करते हैं। और हम देखते हैं कि 1859 में काउंट केवर और साथ ही साथ फ्रांस साथ आता है, यानी कि सार्दिनिया पिडमोंट और फ्रांस एक अलायंस साइन करता है और ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया जाता है। सो विद द कलेक्टिव इनिशिएटिव, दोनों के इनिशिएटिव से, फ्रांस और सार्दिनिया पिडमोंट के इनिशिएटिव से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया गया और सार्दिनिया पिडमोंट नॉर्दर्न इटालियन रीजन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। 1860 में हम देखते हैं कि जो सदर्न पार्ट था, जो कि स्पेनिश रूलर्स के कंट्रोल में था, बर्बन डायनास्टी के कंट्रोल में था, उसको हराने के लिए गैरिबॉल्डी और उसकी रेड शर्ट आर्मी की मदद ली गई और हम देखते हैं कि 1860 के अंदर जो है सदर्न इटली भी जो है कंप्लीट हो गया और उसको नॉर्दर्न इटली के साथ यूनिफाई कर दिया गया। आगे चल करके जो पोप थे, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट था, रोम वाला पार्ट था, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और हम देखते हैं कि 1861 के अंदर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है यूनाइटेड इटली के क्या बनते हैं भैया, राजा बनते हैं। तो इसी तरीके से इटली का यूनिफिकेशन यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जर्मन यूनिफिकेशन की। तो देखिए, जब बात आती है जर्मन यूनिफिकेशन की तो हमने देखा कि 1848 के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने कोशिश करी, मिडिल क्लास लोगों ने कोशिश करी जर्मन रीजन को यूनिफाई करने की, बट दे फेल्ड। हम देखते हैं कि उस टाइम पर प्रोशिया के जो राजा थे, उनका नाम था फ्रेडरिक विलेम फोर, लगातार इस रीजन के अंदर रोमांटिक नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस डेवलप करे जा रहे थे, सीक्रेट सोसाइटीज लगातार अपना काम कर रही थी और आम जनता जो है कहीं ना कहीं अब इस टाइम पर यूनिफिकेशन के मोड के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो उन्हीं सब सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोशिया के अंदर राजा बदलते हैं और काइसर विलियम वन वहां के नए राजा बनते हैं, जो काफी ज्यादा विजनरी थे। तो काइसर विलियम वन और उनके चीफ मिनिस्टर, उनके चांसलर जिनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो यहां पर जो है क्या करते हैं, इस लीडरशिप को इनिशिएट करते हैं और प्रोशिया जर्मन रीजन को यूनिफाई करने का काम करता है। इसके लिए हम क्या देखते हैं कि 1864 से लेकर के 1871 तक, यानी कि 7 ईयर्स के अंदर 3 युद्ध यहां पर लड़े गए, जिसमें सबसे पहला युद्ध था डेनमार्क के साथ। आगे चल करके हम देखते हैं कि दूसरा युद्ध यहां पर जो है ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा गया और फाइनली जो तीसरा युद्ध यहां पर रहा वो फ्रांस के साथ रहा। और हम देखते हैं कि जनवरी 1871 में काइसर विलियम वन जो है वो यूनाइटेड जर्मनी के राजा या कहें एम्परर की शपथ यहां पर लेते हैं फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई के अंदर। तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन 18 जनवरी 1871 को हमें खत्म होता हुआ देखने को मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ काइसर विलियम वन एंड ऑटो वॉन बिस्मार्क। अब ये तो कहानी हो गई जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन की। अब अगर हम अपनी किताब को देखें तो यहां पर हमें स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी देखने को मिलता है। ब्रिटेन की अगर हम यहां पर बात करें तो जो ग्रेट ब्रिटेन आज आप देखते हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। एक तरीके से यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भैया 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन हमें देखने को एग्जिस्ट होता हुआ नहीं मिलता था। देयर वर डिफरेंट आइल्स, जिसके अंदर हमें इंग्लिश पीपल इंग्लैंड के अंदर रहते हुए देखने को मिलते थे, स्कॉटिश पीपल स्कॉटलैंड के अंदर रहते हुए देखने को मिलते थे, आयरिश पीपल आयरलैंड के अंदर हमें रहते हुए देखने को मिलते थे। इन सब के अंदर हम क्या देखते हैं कि 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हमें होता हुआ देखने को मिला इंग्लैंड के अंदर, जहां पर इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो पावर्स थी मोनार्की से वो अपने अंडर ले ली और धीरे धीरे करते हुए इंग्लैंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर चलता गया और ताकतवर होता चला गया। उसी चीजों को देखते हुए आस पड़ोस के देश, आस पड़ोस के रीजन जैसे कि स्कॉटलैंड, वो भी इंग्लैंड के साथ दोस्ती करना चाहते थे और इंग्लैंड भी चाहता था कि वो इन हिस्सों को अपने साथ जोड़े ताकि वो और टेरिटोरी वाइज इंपॉर्टेंट हो जाए और इंफ्लुएंशियल हो जाए। तो हम देखते हैं कि 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में करा गया और यहां पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हमें बनता हुआ देखने को मिला। हालांकि जो स्कॉटिश लोग थे उनके साथ बहुत गलत किया गया, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज और साथ ही साथ उनके जो टेरिटरी थी
उसके ऊपर एक तरीके से इंग्लिश डोमिनेंस हमें देखने को मिला और उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए, सप्रेस कर दिया गया। आगे चल करके जब बात आती है आयरलैंड की, तो आयरलैंड की जब हम बात करते हैं तो वो एक लार्जली कैथोलिक कंट्री थी, कैथोलिक डोमिनेंट कंट्री थी, जहां पर कैथोलिक लोग ज्यादा रहते थे। तो इंग्लैंड वहां पर क्या करता है कि एक तरीके से रिलीजन के नाम पर लोगों को डिवाइड करता है, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में लड़ाई लड़ाई जाती है। और हम देखते हैं कि भैया आयरिश रिबेलियन हमें होती हुई देखने को मिली। वुल्फ टोन जैसे आयरिश लोगों ने रेवोल्यूशनरीज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बट दे फेल्ड एंड फाइनली 1801 के अंदर आयरलैंड को भी क्या कर दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बना दिया गया। इसके बाद यूनियन जैक, गॉड सेव आवर नोबल किंग जैसे नेशनल एंथम इंग्लिश लैंग्वेज को डोमिनेंट यहां पर रखा गया। तो यह था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, जो कि हमें इटली और जर्मनी से काफी अलग देखने को मिलता है। अब बात आती है बाल्कन रीजन की, जहां पर आप में से काफी सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हुआ क्या, जब बात आती है लेट 19th या अर्ली 20th सेंचुरी की, तो बाल्कन रीजन को जब मैं देखता हूं तो इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा था। शुरुआत में जो रोमांटिक नेशनलिस्ट आइडियाज थे, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बातें करते थे, वो आगे चल करके लेट 19th या 20th सेंचुरी तक आते आते हम क्या देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाते हैं। यानी कि पहले जो बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी वो अब एक तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करी जाने लगी। और हम देखते हैं कि भैया 1890s के अंदर जो बाल्कन रीजन था, यहां पर काफी तेजी के साथ डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिले। बाल्कन नेशंस जो थी, ये बाल्कन कंट्रीज जो थी, ये आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा जेलसी रखती थी, एक दूसरे की कॉस्ट पर ज्यादा टेरिटरी हासिल करना चाहती थी। और इनकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, लोकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए जो बड़ी ग्रेट पावर्स थी, जिसमें जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब शामिल हो गए, वो भी चाहते थे कि इस रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल रख सके। तो हम देखते हैं कि बड़ी पावर्स जो हैं, अपने इंपीरियलिस्टिक एम्स को फुलफिल करने के लिए जो रोमांटिक नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थे बाल्कन रीजन के, उनको अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल करती हैं। और फाइनली हम यहां पर देखते हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बाल्कन वॉर्स हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। और आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हमें यहां पर देखने को मिला। तो यह था पूरा का पूरा चैप्टर आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, जिसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स के साथ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा। अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर के ऊपर, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो देखिए, वैसे तो कहानी की शुरुआत काफी पहले हो जाती है 1857 के अंदर ही, बट आपकी बुक की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर गांधी जी जब भारत वापस लौटते हैं, या ये कहूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वहां से हमें कहानी की शुरुआत होती हुई देखने को मिलती है। तो देखिए होता क्या है कि 1914 से 1918 के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिला, और इस वजह से भारत के अंदर काफी सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हमें होते हुए देखने को मिले। इसी बीच होता क्या है कि जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, और अपने साथ सत्याग्रह का एक नया तरीका लेकर के आते हैं, जिसको वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके थे साउथ अफ्रीका के अंदर। हम यहां पर क्या देखते हैं कि शुरुआत के अंदर गांधी जी के तीन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह रहे, जिसके अंदर 1917 में चंपारण सत्याग्रह रहा, बिहार के चंपारण के अंदर, जहां पर इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई। साथ ही साथ दूसरा सत्याग्रह जो है गुजरात के अंदर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह रहा। इस सत्याग्रह की अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो इसे पीजेंट सत्याग्रह कहा जाता है। क्रॉप फेलियर होने की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान थे, तो लैंड रेवेन्यू को कम कराने के लिए यहां पर यह सत्याग्रह किया गया था। और तीसरा सत्याग्रह हमें 1918 अहमदाबाद गुजरात के अंदर ही देखने को मिलता है, जहां पर हम देखते हैं कि कॉटन मिल वर्कर्स के जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, बोनस की जो उनकी डिमांड थी, वेजेस को इंक्रीज करने की जो उनकी डिमांड थी, उसको लेकर के यह सत्याग्रह किया गया। अब होता क्या है कि इसी बीच गांधी जी इंडिया के अंदर एक लीडर के तौर पर हमें निकलते हुए, एमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, हम देखते हैं कि मार्च 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट जो है पास कर दिया जाता है। ये रॉलेट एक्ट जो है एक तरीके से काला कानून था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स देता था इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए। तो हम देखते हैं कि भैया जब ये रॉलेट एक्ट पास करा गया तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि अगर इंडियन में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इंडियन इन्वॉल्व है तो उसको सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि ना कोई कोर्ट ना कोई कचहरी, 2 साल के लिए सीधा जेल। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि
गांधी जी इसके खिलाफ 6 अप्रैल को, कब, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी एक रॉलेट सत्याग्रह है, जो कि गांधी जी का नेशन वाइड फर्स्ट सत्याग्रह था। तो रॉलेट सत्याग्रह को जो है गांधी जी यहां पर क्या करते हैं बच्चा, इंट्रोड्यूस करते हैं, और अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक्स, हड़ताल हमें यहां पर होती हुई देखने को मिलती है। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी का पहला फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह था। वैसे तो चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत इंडिया में हो गई थी, बट ये रीजनल सत्याग्रह जो था, जो कि एक बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर ही सीमित था। बट रॉलेट सत्याग्रह जो है पहला नेशन वाइड सत्याग्रह था। इसी के खिलाफ हम देखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था। लोग जलियांवाला बाग में से के अंदर मिलते हैं और बैसाखी का त्योहार यहां पर सेलिब्रेट करते हैं, बट जनरल डायर यहां पर ऑर्डर दे देते हैं और सब लोगों को मार दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट वगैरह हमें होते हुए देखने को मिलते हैं, और गांधी जी को एक बात समझ आ जाती है कि अगर अंग्रेजों को झुकाना है तो एक ब्रॉड बेस मास मूवमेंट यहां पर खड़ा करना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि हिंदूज और मुस्लिम्स का यूनाइट होना, ताकि एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहां पर खड़ा करा जा सके। तो हम देखते हैं कि इसी बीच मार्च 1919 के अंदर ऑटोमन टर्की के लीडर खलीफा की पावर्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, खलीफा के साथ ब्रिटिशर्स ने जो गलत करा था उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बॉम्बे के अंदर बनाई गई अली ब्रदर्स के द्वारा। इस कमेटी की यही डिमांड्स थी कि जो खलीफा की पावर्स है उनको एक तरीके से रिस्टोर करा जाए, या खलीफा के जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करा जाए। और यहीं पर गांधी जी को एक मौका मिलता है हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का। तो हम देखते हैं कि सितंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का कलकत्ता सेशन होता है, जहां पर गांधी जी कांग्रेस के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि हमें खिलाफत इशू को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एक ब्रॉड बेस मास मूवमेंट खड़ा करा जा सके। और आगे चल करके दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर सेशन कांग्रेस का होता है, जहां पर नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिलती है। और अपने किताब हिंद स्वराज के अंदर गांधी जी ऑलरेडी ये बात लिख चुके थे कि भैया अगर इंडियंस चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स से उनको आजादी मिले तो जरूरी है अंग्रेजों को नॉन कॉर्पोरेट करना, क्योंकि इंडियंस ही अंग्रेजों को कॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिस कारण से वो इंडिया के ऊपर रूल कर पा रहे हैं। कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ गांधी जी ने हिंद स्वराज कौन से ईयर के अंदर लिखी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला। मेनली ब्रिटिश गुड्स का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, जॉब्स का, ब्रिटिश कोर्ट्स का एक तरीके से बॉयकॉट करा गया। स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात करी गई, खादी को काफी ज्यादा प्रमोट करा गया। हिंदूज और मुस्लिम्स हमें यूनाइट यहां पर होते हुए देखने को मिले। 1921 तक ये मूवमेंट एक मास मूवमेंट हमें होता हुआ देखने को मिला, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, हर कोई यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा था। फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जा रहा था। ट्रेडर्स ने, मर्चेंट्स ने विदेशी प्रोडक्ट्स के अंदर व्यापार करने से मना कर दिया था, जिस कारण से जो इंपोर्ट्स थे वो आधे हो गए थे। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर पीजेंट्स, जैसे अवध की ही बात करें तो अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा को बनाया गया। ट्राइबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ आलूरी सीताराम राजू गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्लांटेशन वर्कर्स अपने तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। हर कोई इस मूवमेंट के अंदर बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहा था। बट फरवरी 1922 के अंदर क्या होता है कि यूपी का एक छोटा सा गांव था चौरी चौरा, जहां पर जो सत्याग्रही थे वो एक तरीके से पुलिस के साथ झड़प में आ जाते हैं और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है, और मूवमेंट कहीं ना कहीं वायलेंट जैसे ही होता है तो गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ फरवरी 1922 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। देखते ही देखते धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का राइज होता हुआ देखने को मिला। कई जगहों पर हम देखते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। जैसे कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप चाहती थी कि क्यों ना हम खुद काउंसिल इलेक्शंस के अंदर जाएं, बट जो यंग लीडरशिप थी वो कहती थी कि हमें नहीं जाना है इलेक्शंस के अंदर। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी स्वराज पार्टी 1923 के अंदर बनाई गई। तो 1923 में यहां पर स्वराज पार्टी बनाई गई विद इन द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास की लीडरशिप में ये पार्टी बनाई गई, जिसका काम था कि ये काउंसिल इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेस तो नहीं करेगी क्योंकि। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये सब चीजें चल रही थी। इसी बीच 1927 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट
साइमन कमीशन को अपॉइंट करती है, जिसका मेन काम था कि वो भारत आएगी और भारत के लिए आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर के सजेशंस देगी। तो हम देखते हैं कि जैसे ही इस कमीशन को लेकर के अनाउंसमेंट करा जाता है, मजे की बात इसमें यह थी कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सो देयर वाज नो इंडियन मेंबर इंक्लूडेड इन दिस कमीशन, जिसको लेकर के इंडिया के अंदर लोगों में, पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हमें यहां पर देखने को मिला। और कांग्रेस ने मद्रास 1927 का सेशन यहां पर करा, जहां पर कांग्रेस ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने की बात करी। 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया और इसका अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करा गया। गो बैक साइमन के नारों के साथ यहां पर साइमन कमीशन का एक तरीके से बॉयकॉट करा गया। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच लाला लाजपत राय जी की भी डेथ हो जाती है, लाठीचार्ज पुलिस उनके ऊपर कर देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस पीरियड में हमें सीक्रेट एक तरीके से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी राइज होती हुई देखने को मिलती हैं, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और उनकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हमें यहां पर काम करती हुई देखने को मिलती है। आगे चल करके हम देखते हैं कि भैया जो साइमन कमीशन था वो अपने प्रपोजल रखता है कि हमें डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देना चाहिए। इस डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती है। दिसंबर 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पर कांग्रेस पूर्ण स्वराज की बात कर देती है कि अपने को चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आगे चल करके हम देखते हैं कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वराज डे के तौर पर सेलिब्रेट करने की बात करी जाती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी वॉइसरॉय इरविन को लेटर लिखते हैं 11 डिमांड सामने रखते हुए, और उन 11 डिमांड में से एक डिमांड थी एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। गांधी जी यहां पर जानते थे, समझ गए थे कि अगर हमें पूर्ण स्वराज चाहिए तो एक हमें मूवमेंट करना होगा, और मूवमेंट ऐसे होगा नहीं। मूवमेंट के लिए जरूरी है कि एक ब्रॉड बेस लेवल तैयार करा जाए जहां पर लोगों को इकट्ठा करा जाए। तो इसीलिए गांधी जी सॉल्ट लॉ को यहां पर चुनते हैं, और हम देखते हैं कि भैया गांधी जी अंग्रेजों के सामने 11 डिमांड अपनी रखते हैं, और उसमें एक डिमांड थी एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। अब नमक ही क्यों? नमक इसलिए क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जिसे हिंदूज और मुस्लिम्स, अमीर और गरीब, हर कोई कंज्यूम करता था, और अंग्रेजों ने नमक के ऊपर अपनी मोनोपोली रखी हुई थी। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कोई नमक को बना ही नहीं सकता, कोई उसमें व्यापार कर ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि यहां पर एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स की बात करी जाती है। और साथ ही साथ हम आगे चल करके देखते हैं कि इसी दौरान 1930 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना लेते हैं, ताकि जो दलित्स और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनका पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करा जाए। आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि 12 मार्च 1930 तक जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी के डिमांड्स को नहीं मानती, तो 12 मार्च को गांधी जी सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं अपने साबरमती आश्रम से, और दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, जहां पर पहुंच करके वो सबसे पहले सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, खुद नमक बनाते हैं, और यहीं से हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट होने लगे, लोगों ने नमक को बनाना शुरू कर दिया, फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया, पीजेंट्स ने टैक्सेस देने से, चौकीदारी टैक्स देने से, रेवेन्यूज देने से मना कर दिया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी बढ़ चढ़ के लोगों को यहां पर अरेस्ट करा। 90,000 से ज्यादा लोगों को इस टाइम पर अरेस्ट करा गया, इंक्लूडिंग गांधी जी और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स। आगे चल करके हम देखते हैं कि लंदन के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, तो वाइसरॉय इरविन के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन के बीच में एक पैक्ट, एक समझौता साइन होता है, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे हम उनको रिहा कर देंगे, रिलीज कर देंगे, और महात्मा गांधी कहते हैं कि ठीक है, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकता हूं और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाकर के पार्टिसिपेट करूंगा। सितंबर 1931 के अंदर गांधी जी लंदन के लिए जाते हैं, और हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाकर के वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वही कि वहां पर भी अंग्रेजों ने इंडियंस को दबाने की या डिवाइड करने की कोशिश करी गई। सामने एक तरीके से हम देखते हैं कि दलित कम्युनिटी ने, या कहें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, और हम देखते हैं कि गांधी जी खाली हाथ वहां से वापस लौटते हैं, और आकर के इस मूवमेंट को दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। बट ये मूवमेंट काफी हद तक फेल रहता है, क्योंकि जिस एंथुजियाज्म के साथ पहले इंडस्ट्रियलिस्ट ने, पहले पीजेंट्स ने, पहले वर्कर्स ने या बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, वो हमें यहां पर अब पार्टिसिपेट करते हुए देखने को नहीं मिलते। आगे चल करके सितंबर
1932 के दौरान हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट साइन करा जाता है। येरावाड़ा जेल में गांधी जी होते हैं और डॉक्टर बी आर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गिव अप कर देते हैं और महात्मा गांधी यहां पर कहते हैं कि ठीक है, हम दलित कम्युनिटी को, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को लेजिस्लेचर्स के अंदर क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे। तो पूना पैक्ट यहां पर साइन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस की सरकार हमें बनती हुई देखने को मिलती है। इसी बीच 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। अंग्रेज उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं और इंडियन से पूछा भी नहीं जाता। भारत के अंदर जो सरकारें थी, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाता, जिस कारण से हम देखते हैं कि भैया क्या होता है कि इंडियंस रिजाइन कर देते हैं, सरकारें गिर जाती हैं और अंग्रेज भारत अपने लोगों को भेजते हैं इंडियंस को मनाने के लिए कि भैया इंडियंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी मदद करें, सपोर्ट करें। तो इंडियंस का सपोर्ट हासिल करने के लिए अंग्रेज क्रिप्स मिशन को भारत भेजते हैं ताकि इंडियंस का सपोर्ट हासिल किया जाए। क्रिप्स मिशन वही अपना पुराना डोमिनियन स्टेटस का स्टेटस और ये फालतू की बातें करता है जिसको कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती। हम देखते हैं कि भैया इसी बीच 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ऑलरेडी पाकिस्तान की डिमांड कर चुकी थी और कांग्रेस यहां पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी विभाजन के लिए, पार्टीशन के लिए। तो जब 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो हम देखते हैं कि अगस्त 1942 के अंदर महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करा। डू और डाई का यहां पर नारा दिया। बढ़ चढ़ के लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट करा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे मेन लीडर्स ने इसके अंदर अपनी भूमिका निभाई और आगे चल करके हम देखते हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा रहा। चाहे अरुणा आसिफ अली रही हो, चाहे सरोजिनी नायडू रही हो, उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा और फाइनली 1947 में आगे भारत आजाद हुआ। इतना आसानी से आजाद नहीं हुआ था। 1942 से 47 का जो टाइम था वो बहुत मुश्किल था, बट आपकी बुक में क्विट इंडिया मूवमेंट तक ही है तो उसको हमने यहां पर डिस्कस करा है। तो ये था नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर, जिसकी हमने क्विक समरी करी और साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इस पूरे चैप्टर को जाकर के डिस्कस करा। अब चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चलिए गाइस, अब कर लेते हैं फटाफट से एक क्विक रिकैप, क्विक समरी किसकी, प्रिंट कल्चर चैप्टर की। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं प्रिंट कल्चर की तो कहानी की शुरुआत होती है 594 एडी से चाइना के अंदर। तो आपको पता है कि चाइना के अंदर जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली और यहां पर वुडन ब्लॉक्स को रब करा जाता था पेपर के ऊपर ताकि प्रिंटिंग वगैरह करी जा सके। तो अकॉर्डियन बुक्स हमें जो है चाइना के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होती हुई देखने को मिलती थी। चाइना की सबसे खास बात यहां पर क्या है कि चाइना की सरकार ही, चाइना की गवर्नमेंट ही क्या करती थी, बहुत ज्यादा प्रिंटिंग कल्चर को प्रमोट करती थी, क्योंकि चाइना के अंदर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते थे, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे। तो उन सब के लिए एग्जामिनेशन के लिए किताबें वगैरह, समरी वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर यह सब काम किया जाता था। इसी तरीके से चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरीज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के पहुंचती हैं कहां पर, जापान। और जापान के अंदर 868 एडी के अंदर पहली किताब द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा हमें यहां पर प्रिंट होती हुई देखने को मिली। तो 6 पन्नों की कुल किताब थी ये और यहां पर वुड कट या कहें वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करा गया था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा को कहां पर, जापान के अंदर प्रिंट करने के लिए। तो ओल्डेस्ट जापानीज बुक की जब हम बात करते हैं सो इट इज बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आगे चल करके पेपर बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले चाइना और ईस्ट एशिया के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। 11वीं सेंचुरी तक आते आते वो टेक्नोलॉजी यूरोप पहुंच जाती है और यूरोप के अंदर भी धीरे धीरे करके प्रिंटिंग या मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह पॉपुलर हमें होती हुई देखने को मिलती हैं विद द टाइम बीइंग। इसी के साथ हम देखते हैं कि कोरिया, जापान, बाकी इलाकों में भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पॉपुलर हमें होती हुई देखने को मिलती है। लोग अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए चीजें आर्ट फॉर्म के थ्रू लोगों को एक्सप्रेस करने लगते हैं, विजुअलाइज कराने लगते हैं। पेंटिंग्स वगैरह हमें होती हुई यहां पर देखने को मिलती हैं। कमेंट्स के अंदर बताना कौन थे वो आर्टिस्ट और क्या था उस आर्ट का नाम जिसमें डेली लाइफ से जुड़ी हुई पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि कोरिया के अंदर त्रिपिटक कोरियाना नाम की किताब 13वीं सेंचुरी के अंदर लिखी गई जिसमें ज़ेन बुद्धिज्म से जुड़ी हुई बातें हमें देखने को मिलती हैं और इनको बनाने के लिए 80,000 वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करा गया जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ओल्डेस्ट बुक या कहें जो बुद्धिस्ट बुक थी
जो मूवेबल मेटल टाइप से बनाई गई थी वो थी जिकजी। साथ ही साथ आगे चल करके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कहां पहुंचती है, चाइना से मार्को पोलो भाई साहब पहुंचाते हैं उसे यूरोप, इटली, और हम देखते हैं कि मार्को पोलो के साथ जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप पहुंच जाती है। और यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि चाइना से जैसे ही ये टेक्नोलॉजी पहुंचती है तो धीरे धीरे करके इटली और आसपास के रीजन्स के अंदर प्रिंटिंग कल्चर डेवलप हमें होता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ होता क्या है कि जब जर्मनी ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पहुंचती है तो जर्मनी के अंदर आगे चल करके जोहान गटनबर्ग भाई साहब 1430s के दौरान इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं। जोहान गटनबर्ग की जब मैं बात करता हूं तो ये एक तरीके से आयरन स्मिथ थे जो बहुत बढ़िया मेटल क्राफ्ट जानते थे, और ये ऑलिव प्रेस और वाइन प्रेस से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, और ये क्या करते हैं कि वुड ब्लॉक्स की जगह पर मेटल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं या मेटल मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग करने के लिए। और हम देखते हैं कि फर्स्ट मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने तैयार करी, 1448 तक ये बनकर के तैयार हुई, और पहली किताब जो इन्होंने छापी वो थी बाइबल। तो बाइबल की कुल मिलाकर के 180 कॉपीज इन्होंने एक तरीके से प्रिंट करी, जिसको छापने में इनको 3 साल का समय यहां पर लगा। और हम देखते हैं कि ये किताबें बहुत बेहतर तरीके से छापी जाती थी क्योंकि मेटल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करा जाता था, तो इनके अंदर जो फिनिशिंग होती थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतरीन थी, ऐसा लगता था कि मैन्युस्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। देखते देखते जैसे ये मेटल जो एक तरीके से मैकेनिकल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आम जनता तक जब पहुंचने लगी, पॉपुलर जब होने लगी, तो इसी को लेकर के रिलीजियस डिबेट्स वगैरह भी हमें यहां पर होते हुए देखने को मिले। 16th सेंचुरी तक आते आते 20 मिलियन बुक्स पूरे के पूरे यूरोप में प्रिंट हो चुकी थी, फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इटली हो, या बाकी रीजन्स की ही क्यों ना हो। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो बात थी रिलीजियस डिबेट्स को लेकर के वो आम जनता के बीच में पॉपुलर होने लगी। 1517 के अंदर पहली बार रोमन कैथोलिक चर्च को किसी ने एक तरीके से चैलेंज करा, और उन व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर भाई साहब ने 95 थीसिस नाम की किताब लिखी। ये एक जर्मन मॉन्क थे, इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की जो बैड प्रैक्टिसेस थी उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करा, और हम देखते हैं कि यहीं से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिली। मार्टिन लूथर के बाद और भी काफी सारे लोग आए जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करा, और हम देखते हैं कि आगे चल करके 1558 के अंदर जो कैथोलिक चर्च थी उन्होंने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स यहां पर एक तरीके से एस्टैब्लिश करा, पब्लिक करा, कि भैया जो किताबें रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज कर रही हैं, चर्च के इंस्टीट्यूशन को चैलेंज कर रही हैं, उनको क्या कर दिया जाए, प्रोहिबिट कर दिया जाए, ताकि आम जनता के बीच में कोई तनाव ना बढ़े, या ये कहिए कि आम जनता चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज ना करने लगे। तो ये सब चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली। एंड विद द टाइम बीइंग 17th सेंचुरी तक आते आते जो लिटरेसी रेट था वो यूरोप के अंदर हमें काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ देखने को मिला। पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह बनने लगी, स्कूल्स के अंदर किताबें आम जनता तक पहुंचाई जाने लगी, बैलेड्स, फोक टेल्स, साइंटिफिक टेक्स्ट, ये सब चीजें जो है काफी पॉपुलर हमें यहां पर होती हुई देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो आइडियाज थे, साइंटिफिक आइडिया, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो आम जनता के बीच में डेवलप करे जाने लगा। चाहे न्यूटन की राइटिंग्स हो, चाहे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ही क्यों ना हो, जिसमें वोल्टायर, रूसो, जॉन लॉक जैसे लोग शामिल हैं, इन लोगों ने एनलाइटनमेंट करा, आम जनता तक अपनी बातें पहुंचाई और लोगों को अवेयर करा डेस्पोटिक रूल के खिलाफ। और हम देखते हैं कि सेबेस्टियन मर्सियर जैसे लोग यहां पर कहते हैं कि यही प्रिंटिंग कल्चर जो है क्या करेगा, राजाओं का जो निरंकुश शासन था उसको कहीं ना कहीं हिलाएगा, चैलेंज करेगा। तो ये सब चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली, और हम देखते हैं कि फाइनली 1789 में लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए इन सब राइटिंग से, एनलाइटन हुए काफी ज्यादा, और फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिला। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो काफी सारे पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह आम जनता तक पहुंचाए गए, जिसके अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज वगैरह होते थे। आम जनता को प्रेरित करा गया राजा के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर के। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कौन था राजा, कमेंट्स करके जरूर बताना। आगे चल करके हम देखते हैं कि धीरे धीरे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग कल्चर काफी ज्यादा डेवलप होने लगा, महिलाओं से जुड़े हुए इश्यूज पर बातें करी जाने लगी, चिल्ड्रन को लेकर के चीजें यहां पर हमें होती हुई देखने को मिली, चिल्ड्रन को लेकर के स्पेसिफिक लाइब्रेरीज या कहीं प्रिंटिंग प्रेस वगैरह स्टैब्लिश करे जाने लगी, पब्लिशिंग हाउसेस वगैरह हमें यहां पर होते हुए देखने को मिले, विमेन राइटर्स हमें देखने को मिले, जिसमें जेन ऑस्टिन, एलियट और बहुत सारी ब्रॉन सिस्टर्स जैसे लोग हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। लेट 19th सेंचुरी तक आते आते प्रिंटिंग कल्चर के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट, एडवांसमेंट हमें यहां पर होते हुए देखने को मिले, जिसमें हम देखते हैं कि रिचर्ड एम हो भाई साहब ने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस यहां पर तैयार करी। तो ये रिचर्ड एम हो जो है न्यूयॉर्क शहर के अंदर
रहते थे और पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस इन्होंने तैयार करी जो 1 घंटे के अंदर 8000 शीट्स ऑफ पेपर प्रिंट कर सकता था। आगे चल करके ऑफसेट प्रिंटिंग भी यहां पर जो है तैयार होती है, यानी कि कलर्ड प्रिंट्स भी यहां पर अब हमें देखने को मिलते हैं। और देखते ही देखते प्रिंटिंग लोगों की जीवन का पार्ट बनता चला गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान की चाहे हम बात करें या 1800s की हम बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर लोग पढ़ने लगे। राइटिंग रीडिंग लोगों का पास टाइम एक्टिविटी कहीं ना कहीं बन गया। कॉलेजेस से आते हुए, स्कूल से आते हुए, अपने जॉब से आते हुए लोग पब्लिक लाइब्रेरीज में जाकर के बैठ जाते थे। न्यूज़पेपर, जर्नल्स, बायोग्राफीज, ये सब चीजें पढ़ते थे। एनलाइटनमेंट थिंकर्स के आइडियाज को पढ़ते थे ताकि अपने आप को और ज्यादा क्या कर सके, अवेयर कर सके, क्योंकि उस जमाने में इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं था, यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं थे। तो ये सब चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को मिलती हैं। इसी के साथ जब बात करते हैं प्रिंट की, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भारत पहुंचती है किसके साथ? पोर्चुगीज मिशनरीज के साथ। तो गोवा के अंदर सबसे शुरुआत के अंदर जो पोर्चुगीज मिशनरीज थी वो अपने साथ ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आती हैं। लेट 16th और 18th सेंचुरी तक आते आते जो डच और बाकी प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थी, कैथोलिक मिशनरीज थी, उन्होंने भी तमिल, मलयालम जैसी भाषाओं में जो एक तरीके से रिलीजियस लिटरेचर था, टेक्स्ट था, क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ, उसको प्रिंट करा शुरू कर दिया और आम जनता के बीच में मैसेज पहुंचाए जाने लगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब इंडिया के अंदर पहला बंगाल गैजेट नाम का वीकली मैगजीन हमें देखने को मिला, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी भाई साहब ने शुरू करा था। आगे चल करके इसको अंग्रेज बंद करा देते हैं और हम देखते हैं कि यही बंगाल गैजेट आगे चल करके गंगाधर भट्टाचार्य भी शुरू करते हैं 1815 के अराउंड। और वो एक वीकली न्यूज़पेपर था जो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों भाषाओं के अंदर हमें देखने को मिलता था। इसी के साथ साथ हम यहां पर देखते हैं कि इंडियन या हिंदुइज्म से जुड़े हुए चीजें भी प्रिंट करी जाने लगी। 1810 की जब मैं बात करता हूं तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखे थे उसको यहां पर प्रिंट करा गया। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके रिलीजियस डिबेट्स हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली। रिलीजियस आइडियाज आम जनता तक पहुंचने लगे, डिबेट्स वगैरह होने लगी। सोशल रिफॉर्मर्स हमें यहां पर आते हुए देखने को मिले, जिसमें राजा राम मोहन रॉय हुए जिन्होंने संवाद कौमुदी नाम से अपना एक अखबार चलाया। हिंदू ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ने उसको चैलेंज करा समाचार चंद्रिका के नाम से। और हम देखते हैं कि आगे चल करके उलेमाज ने या पर्शियन न्यूज़पेपर्स वगैरह, जामे जहांनामा, शमशूल अखबार जैसी चीजें भी हमें होती हुई देखने को मिली। इसी बीच होता क्या है कि 1857 के अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या कहें रिवोल्ट ऑफ 1857 हमें होता हुआ देखने को मिलता है, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं सेंसरशिप इंट्रोड्यूस करती है। इंडिया के अंदर जो प्रेस फ्रीडम थी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहता था कि अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा लिखेगा तो उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाएगा, उसकी प्रिंटिंग प्रेस पर ताला लगा दिया जाएगा। आपको कुछ भी लिखना है तो आप ब्रिटिश सरकार से पहले परमिशन लीजिए। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के लिए ही ये था, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर्स, जो भी किताबें इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर थी उन्हीं के ऊपर यह कानून लागू होता था। हम देखते हैं कि लेट 19th सेंचुरी तक आते आते जो है विमेन लिटरेचर या कहें विमेन राइटिंग्स के ऊपर भी काफी ज्यादा जोर हमें होता हुआ देखने को मिला। जैसे 1876 की अगर हम बात करें तो राज सुंदरी देवी जी ने अमर जीवन नाम से अपनी किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी बंगाली भाषा में, जिसके अंदर उन्होंने अपने दुख, दर्द, पीड़ा के बारे में बताया कि किस तरीके से किचन के अंदर चुपके चुपके बैठ करके चोरी के साथ वो पढ़ाई करती थी, किस तरीके से उनके परिवार वाले उनके खिलाफ थे। ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिली। कैलाश बासिनी देवी जी ने भी महिलाओं के इश्यूज के बारे में लिखा, चाहे पंडिता रमाबाई रही हो या ताराबाई शिंदे रही हो। इन्होंने महिलाओं, खास तौर पर अपर कास्ट हिंदू सेक्शंस के अंदर जो विडोज थे उनके लाइफ के बारे में बताया। सिमिलरली आगे चल करके बेगम शेखावत ने भी यहां पर जो है बंगाल रीजन के अंदर, आसपास के इलाकों के अंदर महिलाओं को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के प्रमोट करने का काम किया। आगे चल करके हम देखते हैं कि ज्योतिबा फुले जी ने जो कास्ट इश्यूज थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ, गुलामगिरी 1871 के अंदर अपनी किताब लिखी जिसमें इन्होंने कास्ट ऑपरेशन के बारे में बात करी, इसके बारे में बताया। सिमिलरली हम देखते हैं कि इन्हीं को आगे फॉलो करते हुए चाहे बी आर अंबेडकर रहे हो या पेरियार रहे हो मद्रास के अंदर, इन्होंने भी दलित राइट्स या सोशल जस्टिस को लेकर के, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के काफी सारे राइटिंग्स वगैरह यहां पर करे। महात्मा गांधी जी की भी जब मैं बात करता हूं तो यंग इंडिया और हरिजन नाम से अखबार चलाते थे, जिसमें ये नॉन वायलेंस या
स्वराज के बारे में लिखा करते थे। हिंदू स्वराज नाम की भी महात्मा गांधी की एक किताब हुआ करती थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि काफी सारे हमारे रेवोल्यूशनरीज ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, प्रिंट का सहारा लिया अपने आइडियाज को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो जब बात आती है बाल गंगाधर तिलक जी की, तो उन्होंने केसरी नाम का अखबार वो चलाते थे जिसमें उन्होंने आम जनता तक अपने मैसेजेस पहुंचाए, नेशनलिस्ट आइडियाज लोगों तक पहुंचाए। और हम देखते हैं कि 1907 में इसके लिए इनको अरेस्ट भी कर लिया था ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो ये सब बातें आपको आपके प्रिंट कल्चर चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसको मैंने आपको यहां पर समझाया, डिटेल के साथ हमने डिस्कस करा। इसके अलावा एक और वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसके अंदर पूरे का पूरा प्रिंट कल्चर चैप्टर से जुड़े हुए बुक्स और ऑथर्स आपको वहां पर मिलेंगे। डिटेल्ड वीडियो है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको मजा आया होगा। इस आधे घंटे के अंदर पूरे के पूरे हिस्ट्री को पढ़ने में लाइव सेशंस को जरूर अटेंड करना, बोर्ड्स में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्विक रिवीजन या क्विक रिकैप के लिए ये वीडियो था जिसके अंदर हमने 3 चैप्टर्स को यहां पर कवर करा। सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया और लास्ट में प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। चक दे फटे। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।